प्यारे बच्चों, आज हम 11वां लेसन शुरू करेंगे जिसका नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते। इसमें हम दो देशों के बारे में पढ़ेंगे, एक जापान और दूसरा चीन। इन देशों ने कैसे अपने आप को विश्व स्तर पर स्थापित किया आधुनिकीकरण के रास्ते को अपनाकर। ये दोनों ही देश पहले बहुत ही पिछड़े हुए थे, लेकिन धीरे धीरे जब ये यूरोपीय देशों के संपर्क में आए तो इन्होंने अपने देश में पुराने ढर्रे को बदलकर आधुनिकीकरण को अपनाया और उसके बाद दोनों ने बहुत ज़्यादा विकास किया। ये दो देश हैं जापान और चीन। दोनों ही देश दूर पूर्वी एशिया में स्थापित हैं और आधुनिकीकरण को अपनाने के बाद दोनों ने नए युग में प्रवेश किया। जापान के बारे में अब मैं आपको थोड़ा बताती हूँ। जापान प्रशांत महासागर में स्थित कई द्वीपों का समूह है और इनमें से 4 द्वीप बहुत बड़े हैं जिनके नाम है होन्शु, क्यूशु, शिकोकू और होकाइडो। ठीक है, आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है कि जापान के 4 प्रसिद्ध बड़े द्वीपों के नाम बताओ, तो आपने लिखना है कि जापान के 4 बड़े प्रसिद्ध द्वीपों के नाम है होन्शु, क्यूशु, शिकोकू और होकाइडो। ठीक है, और इनमें से भी होन्शु जो है वो सबसे बड़ा है और जापान के केंद्र में स्थित है। ठीक है, जापान की जो 50% भूमि है वो पहाड़ी है। केवल 17% भूमि पर ही कृषि की जाती है और यहाँ पर अक्सर कहा जाता है कि ज्वालामुखी फटते रहते हैं और यहाँ पर भूकंप भी बहुत आते हैं जिनसे काफ़ी विनाश होता है। लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती हैं, इसी कारण से और बिना देर किए वो फिर से अपनी पहले जैसी स्थिति स्थापित कर लेते हैं। और यहाँ के लोगों का जो प्रमुख भोजन है वो चावल और मछली है। ठीक है, और यहाँ की साशिमी और सुशी नामक मछलियाँ विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ जो चीन है वो भी पूर्वी एशिया का सबसे प्राचीन और विशाल देश है। इस के क्षेत्र में बहुत सी नदियाँ और पर्वत हैं। चीन की 3 नदियाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं जिन्होंने चीनी सभ्यता के विकास में योगदान दिया। इनमें से प्रमुख है पीली नदी, यांगसी नदी और पर्ल नदी। जैसे अब इसमें भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि जब चीन की 3 प्रमुख नदियों के नाम बताओ, तो पीली नदी, यांगसी नदी और पर्ल नदी ये आप लिखेंगे। ये नदियाँ यातायात, सिंचाई और वहाँ के उपजाऊपन का प्रमुख साधन है। यहाँ पर लोहा, कोयला और तांबा प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। यहाँ पर बहुत से समूह के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ का जो प्रमुख जातीय समूह है वो हान है। हान, आ की मात्रा ना, हान। यहाँ की जो प्रमुख भाषा है वो चीनी भाषा है और यहाँ का सबसे स्वादिष्ट भोजन डिमसम है और यहाँ के लोग चावल और गेहूँ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये 2 देश जो हैं, इन दोनों देशों के बारे में हमने विस्तार से पढ़ना है। जापान के बारे में जो मैंने आपको बताया था, जापान को उगते हुए सूर्य का देश के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सबसे पहले सूर्य यहाँ पर उगता है। ठीक है, और जापान की अधिकतर जो जनसंख्या है जापानी है, लेकिन यहाँ पर आइनू और कोरिया के लोग भी कुछ संख्या में रहते हैं। ये लोग श्रमिक के रूप में काम करने के लिए जापान आए थे। जापान में प्राकृतिक संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी है और यहाँ की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि उसके कारण यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती बन गए हैं। ठीक है, तो ये 2 देश जो हैं हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं, आधुनिकीकरण के रास्ते। ठीक है, अब जो आज का हमारा इस लेसन का प्रमुख विषय जो हमने पढ़ना है उसका नाम है मेजी पुनर्स्थापना। ठीक है, मेजी पुनर्स्थापना को जापान के इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। यहाँ पर 1868 ईस्वी में 1868 में मुत्सुहितो जापान का नया सम्राट बना। ठीक है, वो टोक्यो के सिंहासन पर बैठा। टोक्यो एदो का नया नाम रखा गया था। एदो जापान की राजधानी थी, लेकिन अब उसका नाम बदलकर टोक्यो कर दिया गया था। और मुत्सुहितो ने 1868 से लेकर 1912 ईस्वी तक शासन किया। जब वो सिंहासन पर बैठा तो उस समय उसने मेजी की उपाधि धारण की। मेजी से अभिप्राय था प्रबुद्ध सरकार। ठीक है, तो
जब वो सिंहासन में बैठा तो उसने मेजी की उपाधि धारण कर ली और इससे अभिप्राय प्रबुद्ध सरकार है। तो उसके शासनकाल को जो बहुत विकास के कार्य गए उसे मेजी पुनर्स्थापना के नाम से जाना जाता है। मेजी शासनकाल के दौरान जापान में हर क्षेत्र में सुधार किए गए और इन सुधारों के कारण ही जापान की जो काया थी वो पूरी तरह से बदल गई। जैसे मैंने आपको बताया था ना, पहले पिछड़ा हुआ था और फिर आधुनिकीकरण के रास्ते को उसने अपनाया। तो इसके बाद मेजी पुनर्स्थापना, मेजी की जब उसने उपाधि धारण की तो इसके बाद जापान एक शक्तिशाली और आधुनिक देश के रूप में निखर कर सामने आया। मेजी पुनर्स्थापना से जापान में एक नए युग की शुरुआत हुई। ठीक है, अब इस समय के दौरान क्या क्या परिवर्तन हुए, कौन कौन से परिवर्तन लाए गए, उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहला है सामंती प्रथा का अंत। मेजी सरकार की जो सबसे बड़ी सफलता थी वो थी जापान में सामंती प्रथा का अंत करना। सामंती प्रथा आपने पहले पढ़ी हुई है, जिसके बहुत दुष्परिणाम निकले थे। अब जापान में इस सामंती प्रथा का अंत कर दिया गया। पहले जापान में सामंतों का बोलबाला था। वो अपने अधीन क्षेत्र में शासन प्रबंध चलाते थे और वहाँ पर उन्हें बहुत से अधिकार दिए गए थे। लोगों को दंड देना, उनके झगड़ों का निपटारा करना, ये सब सामंतों के हाथ में था। सामंत जो हैं वो सेना में केवल समुराई लोगों को ही भर्ती करते थे और इसके कारण सामंत जो थे वो शक्तिशाली होते जा रहे थे और सम्राट जो थे वो नाम मात्र के सम्राट थे। मतलब सम्राट जो थे उनका उतना अधिक उस समय प्रभुत्व नहीं था जितना कि सामंतों का था। और सामंती प्रथा के कारण ही जापान के एकीकरण के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हुई। सामंतों के कारण ही किसानों की स्थिति दयनीय थी, क्योंकि सामंत उनके ऊपर भारी अत्याचार करते थे, उनका शोषण करते थे। लेकिन 1871 ईस्वी में जब मेजी सरकार ने सामंती प्रथा के अंत की घोषणा कर दी और सामंतों के सभी अधिकारों का अंत कर दिया, तो उसके बाद जापान में स्थितियों में परिवर्तन आने लगा। लेकिन बेशक से सामंतों के सभी अधिकार समाप्त कर दिए गए, लेकिन फिर भी उनके हितों का ध्यान रखा गया। उनके लिए वार्षिक पेंशन व्यवस्था की शुरुआत की गई और कुछ सामंतों को सेना, जो राष्ट्रीय सेना बनाई गई थी, उसमें भर्ती कर लिया गया। लेकिन सामंती प्रथा जो थी बहुत ज़्यादा उस समय प्रभावशाली थी, उसको समाप्त कर दिया गया और बिना किसी लड़ाई झगड़े या बिना किसी खून खराबे के ये काम आसानी से हो गया। और जो सामंती प्रथा का अंत था उससे जापान आधुनिकीकरण की दिशा में बढ़ने लगा और वहाँ पर बहुत से परिवर्तन लाए गए। ठीक है, फिर दूसरा है शिक्षा का सुधार। मेजी पुनर्स्थापना के बाद जापान में शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत से सुधार किए गए। इससे पहले जो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था केवल उच्च वर्ग के लोगों को था और स्त्रियों की शिक्षा को तो बिल्कुल भी नज़रअंदाज किया हुआ था। लेकिन 1871 ईस्वी में क्या किया गया, वहाँ पर एक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई, जिसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। पूरे जापान में बहुत से स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की गई और 6 वर्ष के सभी बच्चों के लिए, चाहे वो लड़के थे या लड़कियां थी, उनके लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। 1910 ईस्वी तक जापान में प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो गया था, कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं था। जापान में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यार्थियों से बहुत कम फीस ली जाती थी ताकि सभी लोग शिक्षा की तरफ अग्रसर हो सकें। धन की कमी के कारण कोई भी शिक्षा से वंचित ना हो सके और विद्यार्थियों को अच्छे नागरिक बनने के लिए और अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रहने के लिए प्रेरणा दी जाती थी। और कौन सी बच्चों को किताबें लगाई जानी चाहिए, अध्यापकों को किस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि वो विद्यार्थियों को अच्छे से गाइड कर सकें या अच्छे से उनको प्रशिक्षित कर सकें, इसकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाने लगा। 1877 ईस्वी में 1877 में जापान में टोक्यो विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई और तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया। पश्चिम की बहुत सी प्रसिद्ध पुस्तकों को, जिनसे कि आधुनिक ज्ञान प्राप्त कर सकते थे, उनको जापानी भाषा में अनुवादित किया गया। स्त्रियों की शिक्षा के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। 1901 ईस्वी में सबसे पहले जापानी महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिससे कि स्त्रियों की शिक्षा को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। तो इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सुधार से भी जापान का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। फिर है सैनिक सुधार।
मेजी काल में सेना को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से बहुत से कार्य किए गए। यहाँ पर सामंतों के अधीन सेना होती थी जिनमें आपस में कोई तालमेल नहीं होता था। अपनी अपनी उनके लड़ने के तरीके थे, अपने अपने उनके शस्त्र थे। अगर कभी उनको एक साथ लड़ने का मौका मिलता था तो वो कभी भी एक साथ मिलकर नहीं लड़ सकते थे और ऐसी सेना का पराजित होना निश्चित था। कोई वहाँ पर राष्ट्रीय सेना नहीं थी और जो सामंतों के पास सेना थी उसमें भी केवल समुराई वर्ग को ही प्रमुखता दी जाती थी। आम जो जापानी लोग थे या जनसाधारण लोग थे उनको सेना में भर्ती नहीं किया जाता था। तो अब मेजी काल में इस सेना में सुधार करने के बहुत से प्रयास किए गए। 1853 ईस्वी में 1853 में कॉमोडोर मैथ्यू पेरी जापान जब आया तब उस समय इनको अपनी वास्तविक सेना की स्थिति के बारे में पता लगा कि हमारी सेना तो किसी लायक ही नहीं है, बहुत ही निर्बल सेना है। ये तो विदेशी जो सेना है या सैनिक उनका तो सामना ही नहीं कर सकते, तो इसलिए इसमें सुधार करना बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए उन्होंने जब वास्तविक स्थिति उनके सामने आई तो उन्होंने सेना का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया और इसलिए एक राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया जिसमें योग्यता के आधार पर भर्ती किया गया। ये नहीं कि सिर्फ सामुराई वर्ग के लोगों को भर्ती किया जाएगा, कोई भी जापान के जो रहने वाले हैं, वहाँ के निवासी हैं, अगर उनमें योग्यता है तो उनको योग्यता के आधार पर सेना में भर्ती किया जाने लगा। और 1872 ईस्वी में तो प्रत्येक 20 वर्ष के नौजवान के लिए सेना में भर्ती होना अनिवार्य कर दिया गया और नौसेना को भी शक्तिशाली बनाया गया। और ये जो नई सेना बनाई गई थी इसको आधुनिक शस्त्रों से लैस किया गया जिससे कि किसी भी यूरोपीय देश से ये सेना पिछड़ ना सके या उनसे पराजित ना हो सके। तो सेना के पुनर्गठन से भी जापान का विकास संभव हो पाया। फिर आर्थिक सुधार। अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए भी बहुत से कदम उठाए गए। सरकार ने उस समय फुकोकू क्योहे का नारा दिया। फुकोकू क्योहे से अभिप्राय था समृद्ध देश और मजबूत सेना। ठीक है, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि फुकोकू क्योहे से क्या अभिप्राय है, तो आपने लिखना फुकोकू क्योहे से अभिप्राय है समृद्ध देश और मजबूत सेना। क्या मतलब है कि अब जो जापान का विकास करना चाहते हैं या जापान में सुधार करना चाहते हैं उसके अनुसार वो अपने देश को कैसा चाहते हैं कि देश समृद्धशाली हो, धन की कोई कमी ना हो, हर क्षेत्र में विकास हो और इसके लिए एक मजबूत सेना का गठन किया जाए जिससे कि पूरे देश के ऊपर नियंत्रण रखा जाए, बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा की जाए और देश को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण कार्य किया जाए। तो फुकोकू क्योहे का नारा दिया गया जिससे अभिप्राय था समृद्ध देश और मजबूत सेना। ठीक है, अब क्या क्या कार्य किए गए इस समय के दौरान। सबसे पहले औद्योगिक विकास। जापान ने उद्योगों के विकास की तरफ विशेष ध्यान दिया, इसीलिए 1870 ईस्वी में उद्योग मंत्रालय की स्थापना की गई। इस मंत्रालय की स्थापना से उद्योगों का विकास संभव हो पाया। अब सरकार ने भारी उद्योगों के विकास के लिए पूंजीपतियों को प्रोत्साहित किया। पूंजीपति कौन होते हैं? जिनके पास बहुत अधिक धन होता है, तो इसलिए उनको प्रोत्साहित किया गया कि जो बड़े उद्योग हैं उनको स्थापित करने में वो उनकी मदद करें और उनके आपसी जो बातचीत थी वो सफल रही और इससे जापान में बहुत से नए कारखाने की स्थापना की गई जिसमें लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग, जहाज उद्योग और शस्त्र बनाने के उद्योग प्रमुख थे। मित्सुबिशी और सुमितोमो 2 कंपनियां थी जिनको जहाज़ों के निर्माण के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की गई। कौन कौन सी थी? मित्सुबिशी और सुमितोमो। इनको जहाज़ों के निर्माण के लिए विशेष सुविधाएं दी गई। इन उद्योगों में यूरोपीय देशों से मशीनों को मंगवा के लगाया गया और मजदूरों को प्रशिक्षण देने के लिए विदेशी कारीगरों को बुलाया गया क्योंकि कारखाने लगा लिए गए तो मशीनें कहाँ से आएंगी? तो मशीनें वहाँ से आई जहाँ औद्योगिक क्रांति आई हुई थी यूरोपीय देशों में, वहाँ से मंगाई। अब इन मशीनों को चलाया कैसे जाएगा? तो इनको अब प्रशिक्षण देने के लिए विदेशी कारीगरों को बुलाया गया ताकि यहाँ के मजदूरों को प्रशिक्षण दिया जाए। उन्हें जापानी स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने का कार्य भी सौंपा गया। जो विदेशी कारीगर बुलाए गए थे ना, जो इन उद्योगों को चलाने में, मशीनों को चलाने में उनकी मदद करने वाले थे, तो उनको बहुत से जापानी स्कूलों और विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाने का कार्य सौंपा गया ताकि नौजवानों को इनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। और बहुत से जापानी विद्यार्थी जो थे उनको पढ़ने के लिए विदेशों में भेजा गया ताकि वहाँ से वो नई नई जो तकनीकी जानकारी उसको ग्रहण कर सकें। जापानी उद्योगों, व्यापार और बैंकिंग संस्थाओं में जाइबात्सु का उल्लेखनीय योगदान था। जाइबात्सु जापान के विशिष्ट और धनी परिवार थे। ठीक है, जो अभी आपको बताया कि उद्योगों, व्यापार और बैंकिंग संस्थाओं में जाइबात्सु का बहुत
प्रमुख योगदान था। तो जाइबात्सु क्या था? जाइबात्सु जापान के विशिष्ट और धनी परिवार थे। उनका जापान की बड़ी व्यापारिक संस्थाओं पर नियंत्रण था और उनके प्रयासों से ही जापान ने औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगति की और अब इतना ज़्यादा विकास कर लिया था कि वो पश्चिमी देशों के पूरे तरह से बराबर उनके साथ खड़ा था और उनको किसी भी प्रकार की टक्कर देने में वो योग्य था। दूसरी तरफ उद्योगों के विकास के लिए और जो लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधन थे उनकी मांग से अब क्या हो रहा था? पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा था। ठीक है, उद्योगों के विकास के लिए अब लकड़ी की आवश्यकता थी, तो लकड़ी की वजह से कोयले से बहुत से उद्योग जो कारखाने थे चलाए जाते थे, तो उसकी वजह से बहुत से पेड़ काटे जाते थे, तो इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा था। ठीक है, तो अब इससे जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा था या जो प्रदूषण फैल रहा था, इससे बहुत सी भूमि जो थी कृषि योग्य वो बर्बाद होती जा रही थी, जिससे कहा जाता है कि लगभग 1000 से भी ज़्यादा परिवार जो थे वो प्रभावित हुए। तो ऐसे समय में उस समय एक व्यक्ति जिसका नाम है तनाका शोजो, क्या नाम है? तनाका शोजो। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है तनाका शोजो कौन था? तो तनाका शोजो जो कि एक किसान का बेटा था और इसके साथ साथ वो प्रथम संसद जिसे डाइट कहा जाता था उसका सदस्य भी चुना गया था। उसका विचार था कि औद्योगिक उन्नति के लिए जनसाधारण की बलि नहीं दी जानी चाहिए। मतलब कि एक तरफ तो हम उद्योगों का विकास कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन उद्योगों के विकास से क्या हो रहा है कि हमारी जो आम जनता है उनको नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और इसकी वजह से जो आम लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम एक तरफ अपने विकास के लिए दूसरी तरफ अपने लोगों की बलि नहीं दे सकते या उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए उसने 1897 में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ जन आंदोलन का नेतृत्व किया, जो कि पहला जन आंदोलन था। इसमें 800 लोगों ने हिस्सा लिया था। इसके कारण सरकार औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रण लाने के लिए मजबूर हुई और उसको कई नियम बनाने पड़े। ठीक है, जापान में औद्योगिक विकास के फलस्वरूप औद्योगिक मजदूरों की संख्या 7 लाख से बढ़कर 40 लाख तक पहुंच गई थी। 1870 ईस्वी में ये संख्या 7 लाख थी और 1913 तक बढ़कर ये 40 लाख तक पहुंच गई थी। और ज़्यादातर मजदूर थे वो ऐसी इकाइयों में काम करते थे जहां उनकी संख्या 5 से भी कम थी, और ये ऐसे उद्योग थे जहां मशीनों और विद्युत ऊर्जा का प्रयोग नहीं होता था, मतलब कि हाथ से ही काम होता था और इसमें ज़्यादातर महिलाएं होती थी। जापान में 1886 में होने वाला जो पहला जनसाधारण के लोगों के द्वारा की गई हड़ताल थी उसको महिलाओं ने ही किया था, क्योंकि उनसे बहुत अन्याय होता था, बहुत से गलत परिस्थितियों में उनसे काम कराया जाता था, तो इसलिए उनको हड़ताल करने पर मजबूर होना पड़ा। और धीरे धीरे 1900 ईस्वी के बाद कारखानों में पुरुषों की संख्या में वृद्धि होने लगी। पहले ज़्यादातर स्त्रियां ही करती थी, लेकिन अब पुरुषों ने भी काम करना शुरू कर दिया था। फिर दूसरा आता है इसी आर्थिक सुधार की श्रेणी में कृषि सुधार। ठीक है, मेजी काल के दौरान कृषि के क्षेत्र में भी बहुत से सुधार किए गए। सामंती प्रथा का अंत हो गया था, तो इसलिए अब किसानों की स्थिति पहले से अच्छी होगी, क्योंकि सामंतों के दिन तो उनका बहुत अधिक शोषण किया जा रहा था, लेकिन अब उनकी स्थिति में काफ़ी बदलाव आ गया था। 1872 ईस्वी में सरकार ने क्या किया था, एक आदेश जारी किया जिसके द्वारा किसानों को उस भूमि का स्वामी मान लिया गया और किसानों से बेगार लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। किसानों को कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए राज्य की तरफ से बहुत सी सुविधाएं भी प्रदान की गई। उन्हें अच्छे बीज दिए गए और पशुओं की उत्तम नस्लों का प्रबंध किया गया उनके लिए, और किसानों से अब अनाज की अपेक्षा नकद भू राजस्व लिया जाने लगा कि किसान कहीं भी अपने अनाज को बेच सकते हैं, जैसे मर्जी वहां बेच के जितना मर्जी लाभ कमा सकते हैं, लेकिन सरकार के पास भू राजस्व नकद के रूप में जमा करवा सकते हैं। और जो कृषि के पुराने ढंग थे उनके बजाय उनको आधुनिक ढंगों को या आधुनिक यंत्रों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया, और बहुत से पश्चिमी देशों से कृषि विशेषज्ञों को बुलाया गया ताकि वो यहाँ के किसानों को जानकारी दे सके फसलों के हुए उत्पादन की वृद्धि करने के लिए। और जापान में अनेक कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई कि ताकि वहाँ विद्यार्थियों को कृषि के बारे में शिक्षा प्रदान की जा सके। और इन सभी प्रयासों के फलस्वरूप जापान में कृषि क्षेत्र में भी एक नई क्रांति आ गई, जिससे मेजी काल की एक महान सफलता माना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मेजी संविधान।
मेजी काल की जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो थी 1889 ईस्वी में नए संविधान को लागू करना। इस संविधान के अनुसार सम्राट को सर्वोच्च सत्ता प्रदान की गई, मतलब कि जो सम्राट था उसको देश का सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया। उसे बहुत से विशेषाधिकार प्रदान किए गए। पूरी सेना उसके अधीन थी। वो किसी भी देश के साथ युद्ध कर सकता था, संधि कर सकता था, डाइट, जिसे संसद को डाइट कहा जाता था, उसके अधिवेशन को बुला सकता था, उसे भंग कर सकता था, अपने मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता था और सभी मंत्री जो थे वो अपने कार्यों के लिए उसके प्रति उत्तरदायी होते थे। सम्राट ही इन मंत्रियों को बर्खास्त भी कर सकता था या उनके पदों से हटा भी सकता था। डाइट का अधिवेशन हर वर्ष 3 माह के लिए बुलाया जाता था, जिसमें सदस्यों को बहस करने का भी अधिकार प्रदान किया गया था। सम्राट डाइट की अनुमति के बिना नए कर नहीं लगा सकता था। और जो नया संविधान था उसकी एक विशेषता ये थी कि इसमें नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार भी दिए गए थे। उन्हें भाषण देने, भाषण लिखने, एक जगह पर एकत्रित होने, संगठन बनाने या किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। ये उनके मौलिक अधिकार थे। और कानून के सामने सभी नागरिकों को एक समान समझा जाता था, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। बेशक से जो नया संविधान बनाया गया था इसमें कुछ दोष थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा बड़े नहीं थे कि इस संविधान को बुरा बताया जा सके, बल्कि जो ये मेजी संविधान था बहुत अच्छा था। इसने जापान के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान दिए। जापान एशिया का ऐसा पहला देश बन गया जहां पश्चिम देशों की तरह लिखित संविधान का प्रचलन किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है न्यायिक सुधार। मेजी काल के जो प्रमुख सुधार हुए उसमें न्यायिक सुधारों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। और जब ये न्यायिक सुधारों की स्थापना की गई तो उस समय फ्रांस और जर्मनी की न्याय पद्धति को सामने रखा गया, मतलब उसको आदर्श मानकर यहाँ के लिए सुधार बनाए गए। 1882 ईस्वी में एक नई दंड संहिता लागू की गई, जिसके अनुसार जो क्रूर सजाएं थी, जैसे पहले मृत्युदंड दिया जाता था, उनको बंद कर दिया गया। न्यायालयों के अधिकार जो थे वो निश्चित कर दिए गए। दीवानी और फौजदारी कानूनों को अलग अलग कर दिया गया। ईमानदार और उच्च चरित्र के लोगों को न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया। अपराधियों को सुधारने के उद्देश्य से नई नई जेलों का निर्माण किया गया। और इस न्यायिक सुधार प्रणाली के द्वारा जापान आधुनिकीकरण के रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। ठीक है, फिर कुछ अन्य भी सुधार हुए उस समय के दौरान, जैसे यहाँ की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए यातायात के साधनों का भी विकास किया गया। 1870 से 72 ईस्वी में टोक्यो और योकोहामा के मध्य एक पहली रेलवे लाइन बिछाई गई, जो 1894 और 95 ईस्वी में जापान में 2000 मील लंबी रेल लाइन बिछाने का कार्य पूरा किया गया। जहाज निर्माण के कार्य में भी विकास हुआ। मुद्रा प्रणाली में भी महत्वपूर्ण सुधार किए गए और 1872 ईस्वी में बैंकिंग प्रणाली को भी शुरू किया गया। 1882 ईस्वी में बैंक ऑफ जापान की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये बहुत से कार्य थे जिससे जापान की अर्थव्यवस्था को सुधारने के प्रयास किए गए, जिससे जापान आधुनिकीकरण की तरफ अग्रसर हो सके। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव। जो मेजी काल था उसमें जो परिवर्तन आए थे उससे वहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत से परिवर्तन हुए। अब शिक्षा के प्रसार के द्वारा जापानियों की पश्चिमीकरण में दिलचस्पी ले जाने के कारण और पत्रकारिता के प्रचार ने वहाँ के लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने में मुख्य भूमिका निभाई। मेजी काल से पहले जापान में संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रचलन था, जिसमें बहुत सी पीढ़ियाँ एक साथ अपने परिवार के मुखिया के नियंत्रण में रहती थी। लेकिन मेजी काल में परिवार के बारे में लोगों का दृष्टिकोण जो था वो बदलने लगा। अब यहाँ पर एकल परिवार प्रणाली का प्रचलन हुआ, जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे रहते थे। अब वो नए घरों में रहने लगे, जिन्हें जापानी भाषा में होमू कहते थे। बहुत से नए नए उत्पादों जो कि बिजली से चलने वाले थे, अब उन्होंने उनका प्रतिदिन के कार्यों के लिए उपयोग करना शुरू किया, जिनमें प्रमुख थे कुकर, मांस और मछली भूनने के लिए अमरीकी भूनक,
ब्रेड सेकने के लिए टोस्टर, इन चीज़ों का प्रयोग करने लगे जो कि बिजली से चलते थे। इसके साथ ही बहुत ही जल्दी इनमें काम हो जाता था। जापानियों में पश्चिमी वेशभूषा का प्रचलन बढ़ गया। अब वो सूट और हैट डालने लगे। औरतों के लिबास में भी परिवर्तन आ गया। वो अब यूरोपीय ढंग के तरह से अपने बालों को सजाने लगी और लिबास भी जो था उनका यूरोपीय लोगों की तरह बदलने लगा। सौंदर्य की तरफ वो विशेष ध्यान देने लगी। दांतों की चमक दमक के लिए टूथब्रश और टूथपेस्ट का प्रयोग बढ़ने लगा। अभिवादन के लिए अब उन्होंने हाथ मिलाने का प्रचलन शुरू कर दिया। मनोरंजन के लिए नए नए साधनों का विकास हुआ। लोग ट्रामों में, मोटर गाड़ियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने के लिए जाने लगे। वहाँ पर 1878 ईस्वी में लोगों के लिए बड़े बड़े उद्यानों का निर्माण किया गया। डिपार्टमेंटल स्टोर बनाए जाने लगे और 1899 ईस्वी में जापान में सिनेमा का भी प्रचलन आरंभ हुआ। कुल मिलाकर क्या कहा जा सकता है कि मेजी काल के दौरान लोगों के रोजमर्रा के जीवन में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आए। फिर है पश्चिमीकरण और परंपरा। जापानी बुद्धिजीवियों के जापान के अन्य देशों के साथ संबंधों के बारे में विचार अलग अलग थे। कुछ बुद्धिजीवी अमेरिका और पश्चिमी सभ्यता को जापान के लिए एक आदर्श मानते थे कि जो ये अमेरिकी और पश्चिमी यूरोप की सभ्यता है, इसके द्वारा जापान ने बहुत कुछ सीखा और जापान के विकास में इसने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। फुकुजावा युकिची की गणना मेजी काल के प्रमुख बुद्धिजीवियों में की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन आता है फुकुजावा युकिची कौन था। ठीक है, तो ये मेजी काल का प्रमुख बुद्धिजीवी था जिसका कहना था कि जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए। एशिया का देश था ना, तो उसने कहा कि जो हमारे पुराने जो हमारे प्रचलन हैं उनको हमें छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब क्या था कि एशियाई लक्षणों को छोड़ देना चाहिए और पश्चिमीकरण को अपनाना चाहिए, जिससे हम सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि हमें नई नई चीज़ों को अपनाना चाहिए, हमें पुरानी चीज़ों को पकड़कर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, मियोके सेत्सुरे जो कि जापान का एक प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री था, उसका कहना था कि प्रत्येक राष्ट्र को विश्व सभ्यता के हित में अपने विशेष हुनर का विकास करना चाहिए। उनका कहना था कि अपने को अपने देश के लिए समर्पित करना और अपने को विश्व को समर्पित करना है। बहुत से बुद्धिजीवी ये चाहते थे कि पश्चिमी उदारवाद का प्रचलन जापान में भी होना चाहिए। जनवादी अधिकारों के आंदोलन के नेता उएकी एमोरी फ्रांसीसी क्रांति के मानवों के प्राकृतिक अधिकार और जनप्रभुसत्ता के समर्थक थे। ठीक है, वो कहते थे कि जो मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार है और जो लोगों की प्रभुसत्ता है वो होनी चाहिए और उसका वो समर्थन करते थे। वो उदारवादी शिक्षा के भी पक्ष में थे कि सभी को शिक्षा देनी चाहिए, सभी को शिक्षित करना चाहिए और सभी को शिक्षा भी ग्रहण करनी चाहिए। तो ये बहुत सी ऐसी बातें थी जिनसे मेजी काल में जापान का अनेक क्षेत्रों में सुधार हुआ, विकास हुआ और उसने आधुनिकीकरण के रास्ते को अपनाकर यूरोपीय देशों की श्रेणी में अपने आप को लाकर खड़ा कर दिया, जिससे कि जापान का बहुत ही महत्व बढ़ गया। ठीक है, ये था आपका मेजी काल और मेजी काल के दौरान होने वाले विकास का वर्णन। धन्यवाद।